11 यथोचित और तर्कशील। अधिकतर यथोचित होने का उद्देश्य रूखेपन से तर्कसंगत होने के प्रयास से बेहतर कार्य करता है। आप कोई स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान हैं, एक पेचीदा भावुक इंसान। यह समझने में मुझे ज़रा समय लगा, लेकिन जब समझ में आया मैं जान गया यह वित्त का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और इसके साथ एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अनदेखी रह जाती है। वित्तीय निर्णय लेते समय रूखेपन से तर्कशील होने का उद्देश्य न रखें, सिर्फ पर्याप्त रूप से यथोचित होने का प्रयत्न करें। यथोचित अधिक वास्तविक है और इसका आप दीर्घकाल तक अनुसरण कर सकते हैं, जो संपत्ति प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है। यह समझाने के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसे मलेरिया का इलाज सिफिलिस से करने की कोशिश की। जूलियस वेगर जोरेंग 19वीं सदी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनके पास दो अद्वितीय कौशल थे। वे पैटर्न को पहचानने में बहुत अच्छे थे और जिसे दूसरे मूर्खतापूर्ण समझते थे वे उसे निर्भीक कहते थे। उनकी विशेषता विकिट न्यूरोफिलिस के मरीज थे, जो उस समय एक जानलेवा रोग हुआ करता था जिसका कोई भी ज्ञात इलाज नहीं था। उन्होंने एक पैटर्न देखना शुरू किया। सिफिलिस के वे मरीज जिन्हें किसी अन्य असंबद्ध बीमारी के कारण लंबे समय तक ज्वर भी आता था, वे ठीक हो जाते थे। वेगर जोरेंग ने अनुमान लगाया, यह एक ऐसे अंतर्ज्ञान के कारण है जो सदियों से हमारे पास रहा है, लेकिन जिसे डॉक्टर भली भांति समझ नहीं पाए। ज्वर शारीरिक संक्रमण से लड़ने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए वे इस तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे। 1900 के दशक की शुरुआत में वेगर जोरेंग ने मरीजों को टाइफाइड, मलेरिया और चेचक के कम प्रबलता वाले इंजेक्शन देना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इतना तेज ज्वर आ सके जो उन्हें सिफिलिस को ख़त्म कर दे। यह उतना ही खतरनाक था जितना सुनाई पड़ता है। इस इलाज से उनके कुछ मरीजों की मृत्यु हो गई। अंततः वे मलेरिया के एक क्षीण रूप से इंजेक्शन का प्रयोग करने लगे, क्योंकि कुछ दिन के भयंकर ज्वर के बाद इसे किकिन से ठीक किया जा सकता था। कुछ दुखद प्रयत्न त्रुटि विधि के बाद उनका परीक्षण काम करने लगे। वेगर जोरेंग ने सूचित किया कि 10 में से 6 सिफिलिस मरीज मलेरिया थेरेपी से ठीक हो गए। 10 में से 3 मरीज की तुलना में जिन्हें इलाज नहीं मिला था, उन्होंने 1927 में औषधि में नोबेल पुरस्कार जीता। अब संस्था के अनुसार वह मुख्य कार्य जो वेगर जोरेंग ने अपने पूरे कार्यकाल में किया वह ज्वर को प्रवृत्त कर एक मानसिक रोग का इलाज करने का प्रयत्न था। शुक्र है पेनिसिलिन ने अंततः सिफिलिस के लिए मलेरिया थेरेपी को अप्रचलित कर दिया, लेकिन वेगर इतिहास में ऐसे एकमात्र डॉक्टर हैं जिन्होंने न सिर्फ संक्रमण से लड़ने में ज्वर की भूमिका को पहचाना, बल्कि इसे उपचार के रूप में विहित भी किया। ज्वर से लोग हमेशा से डरते आए हैं क्योंकि रहस्यमयी है। प्राचीन रोम के लोग देवी फेब्रिस की पूजा किया करते थे, जो लोगों की ज्वर से रक्षा करती थी। उन्हें मनाने के लिए मंदिरों में तावीज़ रखे जाते थे, इस उम्मीद के साथ कि ज्वर से बचा जा सके। लेकिन वेगर ने कुछ ही नहीं पाया। ज्वर आकस्मिक उपद्रव नहीं है, वह आरोग्य प्राप्ति से अहम भूमिका निभाता है। संक्रमण से लड़ने में ज्वर की उपयोगिता का अब हमारे पास बेहतर और अधिक वैज्ञानिक प्रमाण है। शरीर के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि से भी कुछ वायरस की प्रतिकृति दर 200 गुना कम हो जाती है। एक NIH लेख के अनुसार अनेकों जांचकर्ताओं ने पाया है कि वे मरीज जिन्हें ज्वर आता है उनके नतीजे बेहतर होते हैं। सिएटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की वेबसाइट पर माता पिता को शिक्षित करने के लिए एक खंड है जिसमें वे अपने बच्चे के शरीर के तापमान को थोड़ा सा बढ़ने पर घबराएं नहीं। ज्वर शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को चालू कर देता है। वह शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। 100 से 104 तक का बुखार बीमार बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहाँ आकर वास्तविकता विज्ञान के आड़े आ जाती है। ज्वर को पूरे विश्व भर में खराब माना जाता है। टाइलेनॉल जैसी दवाइयाँ लेकर ज्वर के आते ही उसे कम करने की कोशिश की जाती है। लाखों वर्षों की क्रमागत उन्नति की रक्षात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद कोई भी माता पिता, मरीज, कुछ डॉक्टर और कोई भी दवाई की कंपनी ज्वर को दुर्गति के अलावा किसी और रूप में नहीं देखते, जिससे हर हाल में छुटकारा पाना जरूरी है। ये विचार ज्ञात विज्ञान के साथ मेल नहीं खाते। एक शोध बिल्कुल रक्ष था।
आईसीयू में ज्वर का इलाज सामान्य और संभवतः प्रमाण आधारित अभ्यास की बजाय हठधर्मिता के संबंध रखता है। सेंटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के निदेशक हावर्ड मैकर ने एक बार ज्वर के भय के बारे में कहा, ये सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो उतनी ही तेजी से फैलाई हैं जितनी उनके पीछे के संक्रमण रोग। ऐसा क्यों है? अगर ज्वर लाभदायक होता है, हम सार्वभौमिक रूप से उससे लड़ते क्यों हैं? मुझे नहीं लगता यह समझना जटिल है। ज्वर कष्टदायक होता है और लोग कष्ट नहीं झेलना चाहते, बस इतना ही। एक डॉक्टर का उद्देश्य सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं होता, बल्कि मरीज के लिए जो यथोचित और सहनीय है उसकी सीमाओं के अनुसार बीमारी का इलाज करना होता है। संक्रमण का मुकाबला करने में ज्वर से थोड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन वह काफ़ी तकलीफ भी पहुंचाता है और मैं डॉक्टर के पास इसलिए जाता हूं कि यह तकलीफ कम हो। कम्बल के अंदर ठिठुरते हुए मैं ऐसे किसी शोध की परवाह नहीं कर सकता। अगर आपके पास ऐसी कोई गोली है जो इस बुखार को कम कर सके तो फ़ौरन दे दीजिए। अगर आपको कोई संक्रमण है तो ज्वर आने की चाह रखना तर्कशील हो सकता है, लेकिन यथोचित नहीं। शैक्षणिक वित्त गणितीय रूप से इष्टतम निवेश कार्यनीतियों को ढूंढने के लिए समर्पित है। मेरा अपना मत यह है कि वास्तविक संसार में लोगों को गणितीय रूप से इष्टतम कार्यनीति की आवश्यकता होनी चाहिए। उन्हें वह कार्यनीति चाहिए होती है जो उन्हें रात में चैन की नींद सोने दे। हैरी मार्कोविट्ज़ ने जोखिम और प्रतिफल के बीच का गणितीय लेन-देन खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। उनसे एक बार पूछा गया कि वे अपना खुद का पैसा कैसे निवेश करते हैं। उन्होंने 1950 में अपने पोर्टफोलियो के आवंटन का ऐसे वर्णन किया जब उनके मॉडल पहली बार विकसित हुए थे। मार्कोविट्ज़ ने फलतः मिश्रण में विविधता उत्पन्न करके अपनी निवेश कार्यनीति बदल दी, लेकिन यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि भविष्य में होने वाले पछतावों को कम करने को कागज़ पर तर्कसंगत ठहराना कठिन है, लेकिन वास्तविक जीवन में उचित ठहराना आसान है। एक तर्कशील निवेशक संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। एक उचित निवेशक उन निर्णयों को कॉन्फ्रेंस कक्ष में उन सहकर्मियों से घिरे हुए लेता है जिनकी वह प्रशंसा जीतना चाहता है, उस जीवन साथी के साथ जिसे वह निराश नहीं करना चाहता, या फिर अपने किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या अपने खुद के संदेहों के रूप में मिलने वाले प्रतिनिधियों की आलोचना के विरुद्ध। निवेश का एक सामाजिक पहलू भी होता है जो सिर्फ वित्तीय लेंस के द्वारा देखने पर अनदेखा रह जाता है। दूसरी बात यह है कि यह ठीक है। जैसन ज़्विंग, जिन्होंने वह साक्षात्कार किया जिसे मार्कोविट्ज़ ने अपने निवेश का वर्णन किया, बाद में विचार करते हुए बोले, मेरा अपना मत यह है कि लोग न तो तर्कशील होते हैं, नहीं तर्कहीन। हम मनुष्य हैं, जितनी ज़रूरत हो हम उससे अधिक जोर डालकर सोचना नहीं चाहते और हमारे ध्यान पर नियंत्रण मांगे रहती है। इस नज़रिए से देखा जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के अन्वेषक ने अपना खुद का शुरुआती पोर्टफोलियो अपने अनुसंधान पर बिना अधिक ध्यान दिए बनाया। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि बाद में उन्होंने इसे ठीक कर दिया। असल में अनुचित दिखने वाले निर्णयों का समर्थन करने का एक तर्कशील कारण है। यह रहा एक, मान लेते हैं आपको अपने निवेश से काफ़ी लगाव है। यह कोई रूढ़िवादी सलाह नहीं है, यह कहना निवेशकों के लिए समान है तमगे जैसा कि वे अपने निवेश को लेकर भावनाहीन हैं, क्योंकि यह तर्कसंगत प्रतीत होता है। लेकिन अगर अपनी कार्यनीति और स्टॉक को लेकर भावनाओं की कमी इस संभावना को बढ़ाती है कि जब वे कठिन प्रतीत होंगे आप उनसे दूर हट जाएंगे। जो तर्कशील सोच जैसा दिख रहा है वह देनदारी बन जाएगा। उचित निवेशक जो अपनी तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण कार्यनीतियों से लगाव रखते हैं, उनके पास यह लाभ होता है कि उनकी अपनी कार्यनीतियों के साथ टिके रहने की संभावना अधिक होती है। कुछ ऐसे वित्तीय परिवर्ती कारक भी हैं जो शुरुआती वर्षों में किसी कार्यनीति से प्रतिबद्धता की तुलना में कार्य निष्पादन से अधिक सहसंबद्ध होते हैं। दोनों कार्य निष्पादन की मात्रा और समय के अंतराल में उसे वश में करने की संभावना। ऐतिहासिक रूप से यूएस मार्केट में पैसा बनाने की संभावना एक दिन में अंतराल 50-50, एक वर्ष में अंतराल 68%, 10 वर्षों में अंतराल 90 और अब तक 20 वर्षों में अंतराल 100% है। कुछ भी जो आपको
इस खेल में बनाए रखे वह महत्वपूर्ण रूप से लाभदायक है। अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट किस ओर अग्रसर हैं, इसे लेकर अधिकतर पूर्वानुमान खराब हैं, लेकिन पूर्वानुमान करना यथोचित है। सुबह उठकर खुद से यह कहना कठिन है कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। अगर यह सच भी हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लोग यह अनुमान लगाने की कोशिश क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होगा। यह मानव स्वभाव है, ये यथोचित है। वैनगार्ड के स्वर्गीय संस्थापक जैक बोगल ने अपना करियर कम लागत वाले निष्क्रिय सूचकांक निवेश को बढ़ावा देने के अभियान में बिताया। बहुत से लोगों को यह बात दिलचस्प लगी। उनके बेटे ने अपना करियर सक्रिय उच्च शुल्क हेज फंड और म्यूचुअल फंड प्रबंधक के रूप में चुना। बोगल, जिनके अनुसार उच्च शुल्क फंड अंकगणित के सादे नियमों का उल्लंघन करते हैं, अपनी कुछ संपत्ति अपने बेटे के फंड में निवेश की। इसका क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? कुछ चीज़ें हम पारिवारिक कारणों से करते हैं, बोगल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया। अगर यह समानुरूप नहीं है तो जीवन भी तो हमेशा समानुरूप नहीं होता। वाकई शायद ही कभी होता है।